मेरे सभी प्यारे मित्रों का अध्ययन लोक में बहुत बहुत स्वागत है। ये 700 श्रृंखलाओं की जो एक टेस्ट सीरीज जारी जारी की गई है उसका ये पार्ट 5th है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पार्ट 5th को। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं आरओ, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट और आर टेट और आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 16 नंबर बता रहा है, 16 नंबर कहता है सुमुखी। जो सुमुखी शब्द है उसमें उपयुक्त है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में। तो सुमुखी किसे कहते हैं? सुमुखी जो शब्द है वो किस लिए यूज करते हैं? ए ऑप्शन है साधारण रूप वाली महिलाओं के लिए, लंबी मुख वाली महिलाओं के लिए। सी ऑप्शन है चौड़े मुख वाली महिलाओं के लिए। डी ऑप्शन है सुंदर मुख वाली महिला के लिए। तो किसके लिए सुमुखी शब्द का प्रयोग करते हैं, जल्दी बताइए। तो यहां पर है डी ऑप्शन, सुंदर मुख वाली महिलाओं के लिए ये जो सुमुखी शब्द है, अर्थात अगर आ गया कि सुंदर मुख वाली महिलाएं, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सुंदर मुख वाली महिलाएं सुमुखी कहलाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़े आराम से तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक, एकदम आराम से, कोई भी झंझट नहीं लेना है, कोई झमेला नहीं पालना है, बस तैयारी में लगे रहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बार बार असफल हो रहे हैं, उनके लिए भी यही निर्देश है, प्लीज़ दुनिया की बातों पे मत पड़िए। दुनिया बहुत कुछ कहती है, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना उस दिन ये दुनिया यही कहेगी कि हाँ आप बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिए, आप जरूर सफल होंगे। और अध्ययन लोक की आपको बहुत सारी बधाइयां हैं आगामी टेस्ट के लिए। तो चलिए फिर यहाँ पर क्या दे रहा है, प्रश्न नंबर 17 और 18 करना है। इससे एक गद्यांश है, उसको पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो कितने लोग जानते हैं मेरा नाम सुयोधन है? सुयोधन था, दुर्योधन नहीं। ठीक, कोई माता पिता अपने बच्चे को दुर्योधन नहीं कहेंगे। तो क्या महाराष्ट्र धृतराष्ट्र और महारानी गंधारी, ये एक्चुअली में एक ऐसा स्टैंजा है जो महाभारत से लिया गया है, महाभारत की बुक से लिया गया है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, कितने लोग जानते हैं मेरा नाम सुयोधन था, दुर्योधन नहीं। कोई माता पिता अपने बच्चों को दुर्योधन नहीं कहेंगे। तो क्या महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी अपने पुत्र को सुयोधन के बदले दुर्योधन कहते होंगे? कोई पिता अपने पुत्र को दुष्ट योद्धा कैसे कह सकता है? इतिहास ने मेरे साथ अत्याचार किया है। सदा से यही होता आया है कि पिता से राज्य का उत्तराधिकारी पुत्र को मिलता है। मेरे दादा से मेरे पिता को मिला और मेरे पिता से पाने का अधिकार मुझे ही था। पर मेरे पिता के जीते जी ही पांडवों ने दांव चलना प्रारंभ कर दिया। माना कि जुए में मामा जी की ने चालाकी की, पर युधिष्ठिर भाई साहब को किसने कहा था कि भाभी को दांव पर लगाएं? नारी जाति का अपमान तो उन्होंने किया। पति का कर्तव्य धर्मराज को याद नहीं रहा। जीत जाते तो सब कुछ पा जाते, पर दांव में लगाकर हार गए तो तमाशा खड़ा कर दिया। उन पर जो विपत्तियां आई वे बीज उनके बोए थे। मैंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने मेरा विनाश करने के लिए। जीतना उन्हें ही था, पर हाय रे दुर्भाग्य, आज हजारों वर्ष बाद भी लोग मेरा असली नाम तक नहीं जानते। तो धर्मराज कहा गया, धर्मराज किसको कहा गया? यहाँ पर क्वेश्चन आया कि धर्मराज किसको कहा गया? अर्जुन को ए ऑप्शन, बी ऑप्शन युधिष्ठिर को, सी ऑप्शन भीम को, या डी ऑप्शन भीष्म पितामह को। तो यहाँ धर्मराज जो है युधिष्ठिर को कहा गया है। ठीक,
ये जो गद्यांश है उसमें के आधार पर धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 18वां क्वेश्चन है। दुर्योधन दुखी क्यों है? आखिर दुर्योधन के दुख का कारण क्या है? क्यों आखिर वो दुखी हैं? वह युद्ध हार गया था इसलिए दुखी है। बी ऑप्शन, उसने द्रौपदी का चीरहरण किया था इसलिए दुखी है। या सी ऑप्शन, माता पिता ने उसका नाम दुर्योधन रखा था। या डी ऑप्शन, लोगों को आज तक उसका असली नाम नहीं मालूम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, लोगों को आज तक उसका असली नाम नहीं मालूम है। उसका असली नाम क्या था दुर्योधन का? तो सुयोधन था। क्या था? सुयोधन। ठीक, दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषागत ज्ञान होने के लिए खासकर दो बातें आवश्यक होती हैं। जो भाषा के लिए ज्ञान होने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक होती हैं? तो ए, इनमें से सही विकल्प अब आपको चुनना है। भाषा सीखने की सहज क्षमता और स्कूल का दबावपूर्ण वातावरण। बी, भाषा सिखाने हेतु शिक्षक द्वारा तैयारी और ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें खूब व्याकरण सम्मत का भाषा का प्रयोग दबावपूर्वक किया जाता हो। भाषा सीखने की सहजता क्षमता और ऐसा वातावरण जिसमें भाषा भले ही खूब न स्पष्ट हो पर स्पष्ट तौर पर नियम व व्याकरण हो। भाषा सीखने की सहज क्षमता और ऐसा वातावरण जिसमें भाषा तो खूब हो लेकिन स्पष्ट तौर पर नियम व व्याकरण ना हो। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर पहले शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से। भाषा सीखने की सहज क्षमता और स्कूल का दबावपूर्ण वातावरण। यहाँ पर दबावपूर्ण वातावरण हो गया। जब दबावपूर्ण वातावरण हो गया तो सबसे बड़ी बात कि भाषा सीखी ही नहीं जा सकती। जब दबावपूर्ण हो गया तो भाषा कैसे हो जाएगी? ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? भाषा सिखाने हेतु शिक्षक द्वारा तैयारी और ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें खूब व्याकरण, बहुत ढेर सारी व्याकरण हो, व्याकरण सम्मत का भाषा का प्रयोग दबाव पूर्वक। फिर यहाँ पे दबाव पूर्वक आ गया। तो जब दबाव पूर्वक आ गया तो यहाँ भी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमें दबाव पूर्वक कोई काम प्रेशर में डालकर बच्चे को से नहीं करवाना है। ठीक, या खुद भी नहीं करना है। सिर्फ बच्चे को ही नहीं, एक शिक्षक होने के नाते या एक व्यक्ति होने के नाते इतना दबाव लेना जीवन में अच्छा नहीं होता है। ठीक, डी ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा सीखने की सहज क्षमता और ऐसा वातावरण जिसमें भाषा तो खूब हो लेकिन स्पष्ट तौर पर नियम व व्याकरण ना हो। जब नियम और व्याकरण ही नहीं होंगे तो भाषा सीखने से मतलब क्या है? ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बचा क्या? सी ऑप्शन, भाषा सीखने की सहज क्षमता और ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें भाषा भले ही खूब ना हो पर क्या होनी चाहिए? स्पष्ट तौर पर नियम व व्याकरण होने चाहिए। ठीक, 20वां क्वेश्चन है, मानव भाषा की विशेषता नहीं है। तो मानव भाषा की विशेषता क्या नहीं है? ए ऑप्शन सृजनात्मकता, बी विस्थापन, सी मनमानापन, डी सब साम्यता। तो मानव भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन? यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो साम्यता होगा। ठीक, ये जो है आपकी विशेषता नहीं है। मानव भाषा की विशेषता साम्यता नहीं है। क्यों साम्यता नहीं है? साम्यता जो होती है वो मानव भाषा की विशेषता इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो हर व्यक्ति की जो भाषा होती है ना वो किसी न किसी रूप से डिफरेंट होती है, अलग होती है। इस कारण भाषा में विविधता रहती है। ठीक, कुछ ना कुछ अलग रहता है। जिस प्रकार परंपरागत होते हुए भी संस्कृति का रूप हर व्यक्ति के समान नहीं होता है, वैसे ही भाषा का रूप भी समस्त व्यक्तियों में समान नहीं होता है। ठीक, 21वां नंबर देखिए क्वेश्चन, इंसान व जानवर की भाषा में अंतर दर्शाने वाले महत्वपूर्ण गुण निम्नांकित वर्गों में से किस एक वर्ग में हैं? उसे चिन्हांकित करें। तो कौन से गुण ऐसे हैं जो इंसान व जानवर की भाषा में अंतर दर्शाते हैं? चिल्लाना, खांसना, खाफना, बुदबुदाना, हाफना। बी ऑप्शन, रोना, हंसना, सिसकना, गुर्राना। सी उत्पादन क्षमता, मनमानापन, विस्थापन, आवाजों को जोड़ना। डी थपथपाना, गुस्सा करना, भयभीत होना, हकलाना।
बताइए जल्दी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। उत्पादन क्षमता, मनमानापन, विस्थापन, आवाजों को जोड़ना। इंसान व जानवरों की भाषा में अंतर दर्शाने वाले महत्वपूर्ण गुण जो होते हैं वो उत्पादन क्षमता, मनमानापन, विस्थापन और आवाजों को जोड़ना है। इंसान क्योंकि नई नई भाषाओं की उत्पत्ति कर सकता है, वह उन भाषाओं को अपने ढंग से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है। वह एक भाषा को, जैसे एक भाषा है ना, तो उसको क्या करता है कि एक भाषा को दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। ये सब जो है इसमें अंतर दर्शाते हैं, लेकिन क्या होता है, जानवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तथा विभिन्न ध्वनियों को भी ये जो है जोड़कर एक नया शब्द बना सकता है। जैसे कहता है कि घोड़ा जो है हिनहिनाता है, तो उसने क्या किया, एक नया शब्द बना दिया, हिनहिनाना। तो ऐसा नहीं है कि घोड़ा जो है हिन 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 करता है, नहीं, लेकिन उसने वो आवाज सुनी सिर्फ, तो आवाजों से उसने एक शब्द जोड़ के बना दिया कि घोड़ा हिनहिनाता है। बकरी मेमियाती है, मतलब में करती है ना, तो इस तरह। तो यही फर्क है इंसान और जानवर की भाषा में अंतर दर्शाने के लिए। 22वां क्वेश्चन, 4 वर्ष का बच्चा भाषाई दृष्टि से वयस्क होता है। जो एक 4 वर्ष का बच्चा है उसकी भाषाई दृष्टि जो है एक वयस्क की तरह होती है। इस कथन की पुष्टि हेतु सक्षम तर्क नहीं है। कौन सा तर्क सक्षम तर्क नहीं है? उसकी अवस्था भाषाई रूप से मान्य है, वो अपनी भाषा में संवाद करने में सक्षम होता है, अवधारणाएं बनाने में सक्षम होता है, या तर्क करने में सक्षम होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से जो है देखिए यहाँ पर बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, और इसमें से कई लोगों ने बहुत अच्छे आंसर समझे होंगे, बहुत अच्छे से उस आंसर का सटीक उत्तर दिया होगा कि यहाँ पर अवधारणाएं बनाने में सक्षम होता है। ठीक है। 4 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, वो भाषाई दृष्टि से वयस्क इसलिए होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो है इस कथन की पुष्टि हेतु जो सक्षम तर्क इसमें नहीं है कि वह अवधारणा बनाने में सक्षम होता है। इसमें कोई जो है तर्क नहीं दिख रहा है। अवधारणाएं बनाने में सक्षम होता है, ऐसा क्या है? तर्क तो करता है। जो छोटा बच्चा होता है ना 4 वर्ष का, देखा आप लोग देखे होंगे बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा तर्क करते हैं। ऐसा नहीं है, मेरी मैडम ने तो ऐसा बताया था, आप ऐसा बता रहे हो, नहीं आप गलत हो, हम तो ये जानते हैं। तो वो तर्क करते हैं और अपनी भाषा में संवाद करने में सक्षम होते हैं। अपनी भाषा में बहुत सारा संवाद कर डालते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, जो सबसे छोटे होते हैं, वो संवाद करते हैं, अब ये बाबा गए, पता नहीं क्या क्या कहा करते हैं। तो अपनी भाषा में करते हैं वो। उनकी भाषा अनोखी है, एलियन है वो लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23, लिखित परीक्षण के प्रश्न पत्र में निम्नांकित में से यह विशेषता होनी चाहिए। लिखित परीक्षण के प्रश्न पत्र में निम्नांकित में से यह विशेषता होनी चाहिए कि, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, चुनिए इसको। क्या कह रहा है कि लिखने के कौशल व स्मृति कौशल दोनों का समान मात्रा में जांच कर सके। तो लिखित परीक्षण के प्रश्न पत्र में क्या विशेषता होनी चाहिए कि लिखने के कौशल को और स्मृति कौशल, जो लेखन क्षमता है और जो आपकी मनन क्षमता है या स्मृति की जो क्षमता है याद करने की, उनके दोनों के प्रति समान मात्रा में जांच हो सके, इसलिए आपका लिखित परीक्षण कराया जाता है। या फिर लिखने के कौशल को कम स्मृति कौशल की अधिक जांच कर सकें, इसलिए आपको लिखने का परीक्षण के प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। या सी ऑप्शन, लिखने के कौशल की अधिक व स्मृति कौशल की कम जांच कर सकें, इसलिए दिया जाता है। या डी ऑप्शन है, लिखने के कौशल व स्मृति कौशल दोनों जांच परख ना हो। बताइए जल्दी, लिखित परीक्षण के प्रश्न पत्र में निम्नांकित में से यह विशेषता होनी चाहिए। तो इसका क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा कि दोनों की। देखिए बड़े आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपने सॉल्व किया होगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज बता रहा ना कि लिखने की कौशल की, भाई क्यों हमें लिखित प्रश्न पत्र दिया गया, क्योंकि हमारा लेखन क्षमता देखी जाएगी कि कहीं हम लिख तो गलत नहीं रहे हैं या वाक्यों को अच्छे से बना पा रहे हैं, उस तरह की नहीं बना पा रहे हैं, इस कारण लिखित परीक्षण हो गया। और उसी के साथ साथ हमें जब तक मेमोराइज नहीं होगा कोई चीज़, हमें समझ में नहीं आएगी, हमारी उसको मेमोरी कैप्चर नहीं करेगी, तब तक हम उस चीज़ को लिख कैसे पाएंगे। ठीक।
जैसे अब छोटा सा बच्चा है मान लीजिए, वो उसको दुर्योधन लिखना है, अब वो कैसे लिख पाएगा जब तक उसने जो है उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसको लिखना कैसे है, उसने कभी जाना ही नहीं, उसके दिमाग में वो चीज़ कभी स्ट्राइक ही नहीं की गई कि जो है दुर्योधन इस तरह लिखा जाता है, तो वो कैसे जान पाएगा। तो इसलिए ठीक है। तो 24 क्वेश्चन पे आते हैं। आराम, खाना, यौन संबंधी, खेल, गुस्सा व खतरे की सूचना को भाषा से संकेत नहीं कर सकने वाला वर्ग है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं जैसे आराम, खाना, खेल, गुस्सा, खतरा, ये सब की सूचना जो दी जाती है उसको भाषा से संकेत नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कौन से वर्ग हैं? ए जानवर व इंसान, बी जानवर व पंछी, सी सर्प व मछलियाँ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, सर्प व मछलियाँ। ठीक, क्यों? क्योंकि ये आराम, खाना, यौन संबंधी, खेल, गुस्सा व खतरे की सूचना को भाषा से संकेत नहीं कर सकते हैं, बल्कि जानवर और पंछी, जैसे आपने देखा होगा कि जब शेर जो है जंगल में आता है तो बंदर, और सबसे पहले क्या होता है कि जो आप कभी ध्यान दिए हो, टीवी वीवी में कभी देखा होगा कि डिस्कवरी, कभी देखिए चैनल डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी, तो उसमें दिखाते हैं कि जो जब शेर बढ़ता है आगे और अगल बगल अगर वो है हिरन है या फिर वो जंगली भैंस है, तो वो क्या होता है कि सबसे पहले जो पक्षी होते हैं ना वो आवाज करना शुरू कर देते हैं। या आपने देखा होगा सबसे अच्छा उदाहरण कि आपके छत पे अगर बंदर है तो क्या होता है कि चिड़िया और खास तौर से कौवा वो क्या करता है कि काव काव करते करते उसी के पास बार बार आता है, उसको परेशान करता है। तो इससे वो समझ में आ जाता है सबको कि अच्छा बंदर है। ठीक है, तो उसी तरह सबको समझ में आ जाता है जंगल में कि अच्छा शेर आ रहा है, तो सब जितने वो होते हैं पशु पक्षी वो चौकन्ना हो जाते हैं। तो इन सब की एक अलग भाषा है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं 25वां क्वेश्चन। भाषा सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो भाषा सीखने के लिए क्या एक चीज ऐसी है जो आवश्यक नहीं है? ए ऑप्शन है मानवीय अंतःक्रिया का होना आवश्यक नहीं है, अपने आसपास की जांच पड़ताल करना, सी ऑप्शन मानव पर्यावरण का अस्तित्व में होना, या डी ऑप्शन नकल या अनुकरण करने के अवसर देना। तो यहाँ पर क्या क्या सही होगा, जल्दी बताइए। देखिए, पहली चीज, आपका मानवीय अंतःक्रिया जब तक नहीं होगा तब तक आप भाषा नहीं सीखेंगे। ठीक, तो इसलिए भाषा सीखने के लिए ये जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो पहला ये इम्पॉर्टेंट, ये जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। एक अच्छी वर्ड्स जो हम लोगों को, जैसे हम लोग एक चीज़ सीख गए, एक शब्द जानते हैं, दूसरा व्यक्ति दो शब्द जानता है उसी के, तो वो दूसरे शब्द को यूज़ किया तो हमें समझ में आया अच्छा इसका मतलब ये भी होता है, तो ये ज़्यादा अच्छी स्किल है। दूसरी चीज़, अपने आसपास की जांच पड़ताल करना। सी ऑप्शन है मानव पर्यावरण का अस्तित्व में होना। तो जब तक पर्यावरण के अस्तित्व में नहीं होगा तब तक भाषा कैसे सीखेगा? वो पर्यावरण से भी कई चीज़ें सीखता है, क्योंकि मानव का जो पर्यावरण का भी असर पड़ता है। अभी मैंने जैसे उदाहरण दिया था पिछले वीडियो में कि जैसे बच्चा है, वो उसके माँ बाप है घर पे हैं, वो लड़ रहे हैं, अक्सर अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, गंदी 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 गालियाँ दे रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर भी उसका बुरा असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि मानव का पर्यावरण का में अस्तित्व अगर है तो वो चीज़ों को सीख लेगा। नकल करने का, तो ये भी नकल करने का भी उदाहरण यही है कि जो है भाई, जब तक नकल करके, जैसे आप कहते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है तो मम्मी या पापा कोई है तो वो कहता है, या दादा दादी कहते हैं, बोलो बाबा, बोलो मम्मा, बोलो पापा, बोलो दीदी, बोलो भैया। तो इस तरह करके उसको अनुकरण कराते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं। तो ये तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, अनुकरण करने के अवसर देना, ये तो बहुत ही सही चीज़ है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक कैसे बच्चा सीख पाएगा कि पापा मम्मा, है ना, मम्मी पापा भैया भाई बहन, ये सब नहीं बोल पाता है वो। जैसे किसी बच्चे को ये सब जो है एक्चुअली में प्रयोग किए गए हैं। बच्चे को एक जंगल में छोड़ दिया मान लीजिए, तो उसका भाषाई विकास दूसरी तरीके से हो रहा है।
जो एक शहर में है उसका भाषाई विकास दूसरी तरह हो रहा है, जो एक गांव में है उसका भाषा विकास अलग तरीके से हो रहा है। तो सबका अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो अपने आसपास की जांच पड़ताल करना भाषा सीखने के लिए, तो ये आवश्यक नहीं है। तो आंसर नंबर बी जो है सही होगा कि ये भाषा सीखने के लिए आवश्यक नहीं है कि अपने आसपास की आप जांच पड़ताल करें। तो 26वें क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चों के व्यवहार में संबंधित अन्य मूल्यों का मूल्यांकन कब करना चाहिए। तो बच्चों के व्यवहार में संबंधित अन्य मूल्यों का मूल्यांकन जब बच्चे अकेले में काम कर रहे हों, जब बच्चे समूह में काम कर रहे हों, जब शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा हो, या परीक्षा देते समय परीक्षा भवन में। तो कब बच्चों के व्यवहार में संबंधित मूल्यों का मूल्यांकन किया जा सकता, तो उसको देखने का, उसको जांचने परखने का कौन सा ऐसा समय सही होगा। देखिए, जब बच्चा घर पे अकेले है, जब बच्चा अकेले में काम कर रहा है तो वो डर जाएगा। पहली चीज वो सोचेगा सिर्फ हमारे ऊपर ही आप अटेंशन दे रहे हो, हमारे ऊपर ही बड़ा ध्यान दे रहे हो, तो वो थोड़ा सा डरा डरा अपने आप को महसूस करेगा। तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए कि बच्चे जब समूह में काम कर रहे हो, ये हाँ ठीक है कि भाई जब बच्चे समूह में काम कर रहे हैं तो उस टाइम आप एक बच्चे पे धीरे से नजर रख लिए, उसको पता भी नहीं चला कि क्या सर आए और किस पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक, तो आप क्योंकि समूह के अंदर आए तो आप ध्यान उसी को कर दे रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चे समूह में काम कर रहे हो तो आराम से आप उसके व्यवहार का आकलन कर सकते हैं, क्योंकि वो समूह में रहेगा तो कई तरीके की गतिविधियां करेगा, कई तरीके से बात करेगा, उसका जो बात करने का स्टाइल है, जो लहजा है, वो भी आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन सी ऑप्शन क्या कह रहा है, जब शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा हो, बिल्कुल नहीं। जब शिक्षक है ही उसमें तो बड़े आराम से बच्चा व्यवहार करेगा, बहुत अच्छे से व्यवहार करेगा, शालीन तरीके से रहेगा। परीक्षा देते समय परीक्षा भवन में नहीं, ये भी नहीं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, जब बच्चे समूह में काम कर रहे हो। 27वां क्वेश्चन कह रहा है, भाषा के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य निम्नलिखित में से नहीं होना चाहिए। तो किसका मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, भाषा की समझ, विभिन्न संदर्भों में भाषा उपयोग करने की क्षमता, स्मृति कौशल का मापन, सौंदर्य परक पहलू परख सकने की क्षमता। तो भाषा के संदर्भ में जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो क्या नहीं होना चाहिए, तो इसमें बताइए। तो देखिए, यहाँ पर भाषा की समझ बिल्कुल होनी चाहिए। जब तक भाषा की समझ नहीं होगी तो भाषा के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य ही बेकार है। विभिन्न संदर्भों में भाषा उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। स्मृति कौशल का मापन, ये भी है। ये तीनों उद्देश्य हैं, ठीक है। इस भाषा के संदर्भ में मूल्यांकन के उद्देश्य ये तीनों हैं, बस कौन सा नहीं है, सौंदर्य परक। भाई सौंदर्य परक का क्या मतलब हो गया, सौंदर्य परक पहलू परख सकने की क्षमता, ऐसा क्यों भाई, ये तो गलत हो गया ना। 28वें क्वेश्चन पे आते हैं, लेखन की प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो लेखन की प्रकृति के संबंध में, लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, ए ऑप्शन। आपको सही कथन नहीं बल्कि कौन सा कथन सही नहीं है ये क्लियर करना है, ठीक है, उस पर टिक करना है। बी ऑप्शन अपने विचारों तक पहुंचने और उनके आविष्कार की प्रक्रिया है। सी ऑप्शन लेखन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। डी ऑप्शन लेखन अच्छा वक्ता बनने की प्रक्रिया है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा डी। भाई लेखन अच्छा वक्ता कहाँ से बन पाएंगे आप, लेखन करते समय कोई वक्ता थोड़ी नहीं बनता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं कोई चीज अच्छे से, कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत नहीं होगी, तब तक आप अच्छा वक्ता नहीं बन पाएंगे। ये तो लेखन तो अच्छा लेखक हो गया, ठीक, आप वक्ता नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 29वां क्वेश्चन, बहुधा यह मान लिया जाता है कि लिखी या छपी हुई शब्दावली को उच्चारित करने की क्षमता ही पठन है। अर्थात कोई चीज लिखी है या छपी है, उस शब्दावली को उच्चारित करना, मतलब उसको बोल पाना ही, जो बोल पा रहा है उस वही पठन है। भाषा अध्ययन के संदर्भ में यह धारणा है।
तो यह धारणा अर्ध सत्य है, कहीं किसी तौर पर सही भी है, किसी तौर पर नहीं भी है। कुछ लोगों का मानना है सही है, कुछ लोगों का मानना है गलत है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर बता दिए दे रहा हूँ, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है उनको बताता चलूंगा धीरे धीरे। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद पहचानिए। तो स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सु प्लस आगत। ठीक, सु प्लस आगत, स्वागत। तो आज का क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। और आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ बहुत एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के चले, उसके लिए अध्ययन लोक आपका आभारी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और एक हर बार मैं यही बताता हूँ कि अध्ययन लोक का आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको काफ़ी अच्छे मैटर्स मिलेंगे जो आपके स्टडी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए फिर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।